शराब पीने से जाने जाती हैं। शराब पीने से जान जाती है, ये जानकर भी लोग शराब पीते हैं। लेकिन मेहनत करने से सफलता मिलती है, ये जानकर भी लोग सफल मेहनत नहीं करते हैं। ये बुरी बात है। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 लेसन नंबर 9 शासक इतिवृत्त मुगल दरबार। इसका पहला वीडियो हमने आपको दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था। थोड़ा सा वीडियो की चर्चा कर लें कि हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था कि भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बाद उसके ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, और यह दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी तक चला। इनमें 5 राजवंशों ने शासन किया था, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिनमें था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। फिर बाबर के इतिहास के बारे में जाना कि बाबर की माँ जो है वो कौन थी? मंगोल। पिता क्या? तो तुर्क तंगे, ठीक है, तुर्क थे। तो वो अपने आप को तुर्क कहते थे, लेकिन भारतीय इतिहास में उन्हें मंगोल के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि बाबर का जन्म फरगना में हुआ, लेकिन वहां के एक उज्बेको जाति ने उसे भगा करके वहां से भगा दिया, जिसके कारण वे चले गए काबुल, और काबुल पर उन्होंने अपना अधिकार किया और वहां से फिर भारत की ओर रुख किया। बाबर की जीवनी, फिर उसके पुत्र हुमायूं और हुमायूं के पुत्र अकबर और जहांगीर तक का हमने पिछले वीडियो में चर्चा देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के पुत्र शाहजहां। जहांगीर का पुत्र कौन है? शाहजहां, जिन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया। ये मुगल वंश के सबसे लोकप्रिय शासक, अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि मुगल वंश के सबसे लोकप्रिय शासक कौन थे, तो याद रखेंगे शाहजहां। ऐसे देखिए, अकबर महान थे, अकबर को महान कहा जाता है, लेकिन लोकप्रिय शासक की बात अगर करें तो किसको कहा जाता है? शाहजहां। इनके शासन काल को ना स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग। अब ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि शाहजहां ना अपने शासन काल में, यानी 1628 से 1658 में मुगल वंश के जितने स्थापत्य थे, उस जमाने के जितने कलाकृतियां थी, सबका उत्कृष्ट नमूना उन्होंने पेश कर दिया था। अर्थात संस्कृति और स्थापत्य का अद्भुत नमूना इन्होंने पेश किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शाहजहां जिस तख्त पर बैठ करके शासन करता था, यानी कि फैसला करता था, माने राजगद्दी, वह लगभग 5 क्विंटल सोने का था। उसका नाम था मयूर सिंहासन। आप समझ लीजिए कि कितना शौकीन आदमी था यह। 5 क्विंटल सोने के सिंहासन पर बैठकर वह, और उसके ऊपर दुनिया की सबसे कीमती हीरा, डायमंड हीरा लगी हुई थी। बाद में वह मयूर सिंहासन को अफगान के शासक उठा करके ले गए थे, ठीक है। और ताजमहल तो जग जाहिर है, दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक बिल्डिंग में ताजमहल को बनाने का श्रेय शाहजहां को जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग, फिर उन्होंने लाल किला जैसे, फिर आगरा का किला, बहुत सारी उन्होंने क्या कहते हैं स्थापत्य का अद्भुत नमूना पेश किया था। इसलिए इनके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पूछेगा मुगल वंश के सबसे लोकप्रिय शासक कौन, तो आप शाहजहां बोलेंगे। और मुगल वंश के महान शासक कौन, तो अकबर बोलेंगे, ठीक है ना। महान शासक में किसका नाम बोलेंगे हम लोग? अकबर का नाम देंगे। महान शासक में इसका नाम अकबर का, लोकप्रिय में किसका नाम? शाहजहां का। और सबसे स्थापत्य का अद्भुत नमूना यानी स्वर्णिम युग शाहजहां। चलते हैं, इनका थोड़ा सा जीवनी देख लेते हैं
इनका जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। मैं उस समय तो भारत में ही था ना, उस समय भारत था, तो इसीलिए अब पाकिस्तान है, पहले लाहौर हमारे भारत का ही हिस्सा था, तो देश बंटवारा हो गया 1947 में तो चला गया। इनके शासन काल को स्वर्णिम काल कहते हैं और अपने शासन काल में अनेक स्थापत्य कला का निर्माण कराया, जैसे ताजमहल और लाल किला, आगरा का किला, शालीमार बाग, ये सब बहुत सुंदर सुंदर चीजें इन्होंने बनवाया था। शाहजहां के कई बेटे थे, देखिए इनकी कई पत्नियां थी, कई पत्नियां थी, एक दो नहीं थी, इनके पास बहुत सारे पत्नियां थी, लेकिन इनमें से सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान, देखिए सुंदर जो थी तो थी ही, साथ ही साथ बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब होशियार बुद्धिमान थी। शाहजहां के शासन में वो मदद भी करती थी, कौन? तब मुमताज महल, आपने नाम सुना होगा। शाहजहां की कई पत्नियां, जिसमें सबसे सुंदर और राजकाज में मदद करती थी, मतलब बहुत सी चालाक होशियार बुद्धिमान, शाहजहां को हर काम में मदद देती थी, कौन? मुमताज महल। तो उन्होंने मुमताज महल के मरने के बाद आपको मालूम होगा कि मुमताज महल ही जैसी उनकी एक बेटी थी, इसका नाम था जहां आरा, जहां आरा से शादी कर लिया था ये शाहजहां। ऐसे आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, वो इतिहास कहता है पीछे। तो यानी शाहजहां ने अपनी ही बेटी से शादी कर लिया था, और इसका ये कहना भी था कि बाग लगाता है तो माली का भी हक है कि आम खा सकता है, यानी कहने का अर्थ है कि वो बेटी से शादी कर लिया था खुद ब खुद, इसलिए क्योंकि मुमताज महल की तरह वह दिखती थी, और मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी 15वें या 14वें पुत्र को जन्म देते समय, यानी 14वां पुत्र को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आई किताब की ओर छोड़ते हैं उसकी तरह। तो उसके कई पुत्र थे, जिनमें दारा, सिको, औरंगजेब और सारे, जैसे शाह सूजा, बहुत सारे पुत्र थे। तो सबके बीच में ना क्या हो गया, उत्तराधिकारी को लेकर के ना युद्ध शुरू हो गई, जिसमें औरंगजेब बहुत ताकतवर था, सबको उसने मरवा दिया। ध्यान देंगे, शाहजहां तो शासन कर रहा था ना, उसी बीच क्या होता है, जब इसका अंतिम समय चल रहा था 58 वर्ष के, यानी कि 57-58 में, इस सारे उत्तराधिकारियों के लेकर के क्या हो गया, युद्ध हो गया, जिसमें औरंगजेब सबसे ताकतवर था, इस सब भाई को मरवा दिया था। ठीक है, और औरंगजेब दिल्ली की सल्तनत पर, यानी कि मुगल वंश का वो 6वां शासक बन के रूप में, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, 5वां शाहजहां और 6ठा औरंगजेब के रूप में आया। इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 यानी 74 वर्ष की आयु में आगरा में हुआ, और वहीं उनकी ताजमहल में उनको दफन कर दिया गया, यानी कहने का अर्थ मकबरा वहां है। देखिए कहता है, इनके बारे में कहा जाता है कि काफी लोकप्रिय शासक है। साथ ही साथ शाहनामा, शाहनामा पुस्तक की रचना हामिद लाहौरी ने की थी, अब्दुल हामिद लाहौरी, याद रखेंगे कौन थे अब्दुल हामिद। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि अकबर के बारे में एक किताब लिखी गई थी, जिसका नाम था अकबरनामा, नहीं, और उसके लेखक थे अबुल फजल, उसी अबुल फजल का एक चेला था अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है ना, इन्होंने ही शाहनामा लिखा है, बहुत ही सुंदर किताबें हैं, वो भी 3 खंडों में लिखा गया था, और हर 10-10 वर्ष पर, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल चलते हैं आगे। औरंगजेब की जीवनी देखिए, औरंगजेब 1658 से गद्दी पर बैठता है और 1707 तक, यानी मृत्यु के कालों तक रहता है। इनका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में दोध, मालवा भारत में हुआ था। मैंने एक जगह है दोध नाम का, जो मालवा में पड़ता है, भारत देश ही था, वहां हुआ था। इनका पूरा नाम है अल दीन मोहम्मद, इनका क्या नाम था, अल दीन मोहम्मद औरंगजेब। क्लियर। अपने शासन काल में राज्य के काफी बढ़ावा दिया था, मैंने देखिए अकबर जो थे वो तो राज्य को बढ़ावा दिया ही, बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया है, लेकिन ये भी औरंगजेब बहुत ताकतवर था, समझिए। तो मुगल वंश में ना, मुगल वंश में अकबर के बाद इनका स्थान आता है। तो अकबर महान इसलिए है क्योंकि वो देखिए ना, प्रेम से वो रहता था, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करता था, हिंदुओं को भी ऊंचे ऊंचे पद देते थे। उनके राज दरबार में नौरत्न थे, नौरत्नों में हिंदुओं का भी स्थान था, जिनमें आपने अबुल फजल का नाम सुना होगा, फिर उनके मंत्री बीरबल का नाम सुना, मान सिंह का नाम सुना होगा, नहीं, ये सब हिंदू थे। तो कहने का अर्थ है हिंदुओं को बहुत मान सम्मान भी देते थे, इसलिए उनको अकबर महान की संज्ञा दी गई है। लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं था, ये बहुत ही खतरनाक आदमी था। ये ना वो क्या कहते हैं उसका नियम, मुसलमानों का जो नियम था, क्या कहते थे उसका नाम याद है, सूफी मत समझिए,
उसको मानता था, जो सरिया नियम को मानता था, जिसके कारण छोटी छोटी गलतियों पर ये लोगों को मौत की सजा देता था। और खास करके हिंदू को तो छोड़िए दीजिए, एकदम छोटी गलती अगर हिंदू कर दिया था सीधे हाथी से कुचलवा देता, फांसी की सजा देता, हाथ काट देता। छोटी गलती हुआ हाथ कटवा दो उसको। तो इसीलिए ये बहुत राज्य को फैलाया। ये पहला शासक है जो 50 वर्षों तक, ऐसे अकबर भी 50 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन ये पूरे 50 साल, वो 49 वर्ष किए थे, लेकिन ये पूरा 50 वर्ष। फिर भी वो 50 वर्ष नहीं किए थे। कारण क्या था कि आपने पढ़ा था कि 14 वर्ष की उम्र में ही वो राजा बने थे, लेकिन वास्तविकता वो 18 वर्ष के बाद वो शासन करना शुरू किए थे। 14 वर्ष किए थे। उनकी माँ उनकी संरक्षक थी, और उनके वैरम खां जो मंत्री था वो अंगरक्षक था। वो गद्दी पर बैठे नहीं थे, शासन चलाते नहीं थे, केवल नाम मात्र के राजा थे। कौन? अकबर। जब वो 18 वर्ष के हुए हैं तब वो फैसला लेने का, निर्णय लेने का उनको अधिकार मिला था। तब तक की 4 वर्ष की जो समय थी ना, उनकी माँ ही राजा का काम करती थी। माने बैठते थे गद्दी पर यही, लेकिन फैसला कौन लेती थी? उसकी माँ लेती थी। और युद्ध में कौन जाता था? तो बैरम खां जाता था, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू और बैरम खां के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है ना? तो 18 वर्ष के बाद वो आए थे, यानी 4 वर्ष कम। तो कहने का अर्थ है वो 45 वर्ष मूल रूप से राजा रहे, लेकिन औरंगजेब 50 वर्ष पूरा राजा रहा था, और इस अवधि में पूरा राज्य का विस्तार कर दिया बहुत। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम है आलमगीर। इनको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? आलमगीर। और इनके बारे में एक किताब है जिनका नाम है आलमगीर नामा, जिसको लिखा किसने? काजिम सिराजी ने। किसने लिखा है? काजिम सिराजी। तो अभी तक आपने पढ़ा मुगल वंश के शासकों के बारे में, और इनकी 1707 में मृत्यु होती है। इनके बाद कई उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन पूरा उत्तराधिकारी सब अयोग्य, कमजोर समझिए एक तरह से। धीरे धीरे ना पूरा राज्य छिन भिन हो गया। पूरे भारत उसके बाद 700 छोटे छोटे रियायत में बट गया। जब तक ये रहा, ठीक है ना, जो अखंड भारत यानी पाकिस्तान से लेकर के जो हिस्सा था, उस समय पूरा हिस्सा ना में 700 छोटे छोटे रियायत हो गए। इस सब को एक जगह बांध के रखे हुए था। माने सब राजा तो सब जगह था, लेकिन सब इसको कर पहुंचाता था। किसको? औरंगजेब को, शाहजहां को, जिसको जमींदार आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही मरा, इसके बाद जो उत्तराधिकारी आए वो एकदम कमजोर थे, अयोग्य थे। सब धीरे धीरे खंड होने लगा। बंगाल अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया, दिल्ली अलग हो गया, सब यानी सब राजा अलग हो गए। इसके बाद जितने शासक आए वह खत्म, मतलब अच्छे नहीं थे, जिसके कारण पूरा राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। हाँ, 1707 में मृत्यु के बाद याद रखेंगे इनका मकबरा दौलताबाद में है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और भारत पर अफगान और अन्य बाहरी आक्रमण शुरू हो गए। उसी समय याद रखेंगे अंग्रेज का भी आगमन हो चुका था, फ्रांस का भी आगमन हो चुका था। तो इसके बाद कई शासक हुए, लेकिन अंग्रेज उसे डरती थी। धीरे धीरे जब इसकी शक्ति पूरा कमजोर हो गई, तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी अधिकार फैलाना शुरू किया। और इसके अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, जिसको आपने सुना होगा, जो बक्सर के मैदान में 1757, जिसको हम लोग पलासी की लड़ाई कहते हैं, ठीक है ना, नहीं सॉरी, बक्सर की लड़ाई में हरा दिया। जिनमें 3 राजा थे, बिहार के नवाब सुजादौला, दिल्ली का नवाब था तो ये बहादुर शाह जफर, और बिहार का हो गया सुजादौला, और बंगाल का नवाब था सिराजदौला। 3 गो शासक था बक्सर के मैदान में। बंगाल का सिराजदौला, अवध का यानी अपने बिहार का नवाब था सुजाउदौला, और दिल्ली का नवाब था बहादुर शाह जफर। तीनों मिलकर 1757 में बक्सर के मैदान में लड़ा था अंग्रेजों के साथ, जिनमें इनकी हार हो गई। किसकी? बहादुर शाह जफर की। और जैसे हार हुआ, इनको पकड़ के कहां भेज दिया गया? रंगून जेल। उस समय बर्मा में पड़ता था रंगून जेल, वहां भेज दिया। और देखिए इनकी बहादुरता जो भी थी सो थी ही, क्योंकि ये सरिया नियम को मानते थे, बहुत मारकाट करते थे। अंग्रेज भी बहुत खतरनाक आदमी था। वो क्या किया, इनके 2 बेटे थे, बेटा का गर्दन काट के, इसके बेटे के गर्दन को काट के अंग्रेज इनको रंगून जेल भेज दिया था गिफ्ट में, कि देखो तुम्हारे बेटा का क्या हाल हुआ। अब समझ ही रहे ना, पूरा वंशज को वहां पर से खत्म कहानी। यानी मुगल वंश भारत में खत्म कब? 1757। स्थापना हुई थी 1526। संस्थापक थे बाबर, उसके बाद उसके बेटे हुमायूं, फिर अकबर, और लास्ट में था बहादुर शाह जफर 1757 में। और इसके बाद समझिए मुगल वंश का अंत। भारत में अंग्रेजों का शासन वहां से चलता है।
जो हमें अभी नहीं पढ़ना है, और उन्होंने अंग्रेजों ने क्या क्या किया वो तो आप पहले से भी जानते होंगे। आज उसका भुगतान हम लोग समझ रहे हैं। चलते हैं अब थोड़ा सा पाठ के कुछ जो मुख्य बातें सब है मूल रूप से उनको देखते हैं। देखिए उस समय जमाने में क्या होता था ना कि उस समय इस तरह की चित्रकारी करने का तरीका नहीं था। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, कैमरा से फोटो खींच लेते हैं या कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, पीडीएफ बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं। लेकिन उस तरह की वो व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय लोग क्या करते थे, लिखने का काम तो करते ही थे किताबों में, साथ साथ ना किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए चित्रकारी का प्रयोग करते थे। चित्र माने कोई चीज को समझने के लिए किसका प्रयोग करते थे, हाथों से चित्र बनाते थे। इसको कहा जाता था पांडुलिपि। याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि पांडुलिपि क्या था, तो लिखेंगे किसी बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए लिखने के साथ साथ उसमें चित्र बनाए जाते थे। इसको क्या कहा जाता था, पांडुलिपि। ठीक है, पुराने जमाने में जब कोई चीज लिखते थे तो लिखने के लिए हम लोग साथ में क्या बनाते थे, चित्र, और चित्र के माध्यम से लोग अच्छी तरह से समझ पाते थे, इसलिए उसका नाम रखा गया पांडुलिपि। ये घटना चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, माने कोई भी घटना को ना चित्र के माध्यम से समझाया जाता था, हाथ से लिखा होता था इसे। और खास करके मुगलों के इतिहास को जानने में ये काफी सहायक हुआ है। और इसमें एक कला थी जिसका नाम था नस्तलीक। याद रखेंगे, नस्तलीक। राजा अकबर इसको बहुत पसंद करते थे, नस्तलीक। और इस हस्तलिपि को यानी पांडुलिपि के संरक्षण के लिए राजा ने एक अलग ही विभाग बनवा दिया था। देखिए ऐसे तो पांडुलिपि पहले से प्रसिद्ध थी, लेकिन उसमें जब एक प्रसिद्ध आई कौन, नस्तलिक परंपरा, जो बहुत ही सुंदर आकर्षक चित्र बनाती थी उस शैली में। तो राजा अकबर को ना इस शैली बहुत पसंद आया, तो उसने क्या किया, अपने शासन काल में एक अलग ही उसका विभागे बना दिया कि तुम ये अलग विभाग रहेगा। उसके आदमियों को नियुक्त करता था और उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती थी पांडुलिपि में नौकरी। तो कौन कौन काम करते थे उसमें लोग, तो कागज तैयार करने वाले, सुलेखन करने वाले, चित्रकारी करने वाले, पृष्ठ को चमकाने वाले, रंगने वाले, है ना, ऐसे ऐसे लोग उसमें नौकरी करते थे। और उसका एक अलग विभाग होता था, राजा के तरफ से इसको नौकरी दिया जाता था। तो पांडुलिपि समझ गए कि हाथ से लिखा जाता था और राजा अकबर उसे पसंद करते थे। ये याद रखिएगा, नस्तलीक ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि राजा अकबर पांडुलिपि में किस लिपि को ज्यादा पसंद करते थे, तो याद रखिएगा नस्तलीक लिपि। ठीक है ना, वो चित्र बनाने की कला थी जिसको वो पसंद करते थे। देखिए पांडुलिपि तैयार करने के लिए 16 से 17वीं शताब्दी में किताब खाना बनाया गया, यानी राजा अकबर वो जगह बनाया जिसका नाम रखा किताब खाना, और वहां पर पांडुलिपि को रखा जाता था। माने एक अभी मान लीजिए अभी बनाए गए, फिर कभी बनाया जाता कभी बनाया जाता, उस समय संग्रहालय नहीं था, तो उस समय जगह बनवा दिया गया जहां पर ये सब रखा जाता था। विभिन्न प्रकार के चित्रों को वहां पर संग्रह किया जाता था और राजा अकबर इसमें खूब आनंद लेते थे। हमने बताया अभी कि राजा अकबर इसमें क्या करते थे, आनंद लेते थे। चलते हैं आगे की तरफ। मुगल दरबार में राजा की हैसियत देखिए, वहां पर राजा ही नहीं और सारे लोग थे, उनकी क्या हैसियत थी इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि दरबार में मंत्री होते थे, संतरी होते थे, छोटे छोटे पद वाले होते थे, तो आखिर राजा की क्या हैसियत होती थी। देखिए राजा सबसे प्रधान, कोई भी पद में राजा को काफी महान समझा जाता था, और उनके सामने कोई भी लोग जब आते थे, ठीक है ना, तो झुक करके उनका अभिवादन करता, उनको क्या कहते हैं, प्रणाम जिसको करते थे। तो हम लोग अभी मान लीजिए जाएंगे तो मंत्री हो संतरी हो कोई भी हो तो सीधा प्रणाम करेंगे या सीधे बोल देते हैं प्रणाम, नहीं बोल देते हैं। लेकिन वैसे नहीं होता था, वहां पर क्या होता था कि ये नियम था कि राजा के मंत्री भी होगा या कोई भी विभागीय लोग हो या बिना विभागीय लोग हो, अगर राजा के सामने जाता था तो झुक कर के सलाम करता था। और झुकने का मतलब ऐसा नहीं कि जो जितने ऊंचे ओहदे के होते थे उनके सामने उतना झुकना होता था। अब मान लीजिए कोई छोटा अधिकारी है राजा का, तो उसके सामने कम झुकेंगे, लेकिन राजा के सामने होता था तो पूरा झुकना पड़ता था। यानी आपको एकदम पूरा दंड समझिए बदलना है। वही कह रहा है, सम्राट की काफी बड़ी अहमियत होती थी, निकटवर्ती लोग उनके बगल में बैठते थे, राजा के बगल में उनके ही लोग बैठते थे। और बैठने वाले लोगों के साथ भी नियम होता था, ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, बोलने, नियम लेने, फैसला करने, सबका एक तरीका होता था कि आप वहां पर गलत कुछ नहीं बोल सकते हैं राजा के सामने में, ठीक है ना। और झुक कर अभिवादन करते थे, उसके हैसियत बतलाता था। माने कि नहीं बताया अभी कि जैसे जितना बड़ा अधिकारी उसके सामने उतना झुकना, खूब ऊंचा अधिकारी है तो उसके सामने ज्यादा झुकना है, कम अधिकारी है तो कम झुकिए, और राजा है तो पूरा झुकिए एकदम,
तब जाकर के मान्य होता था, ठीक है ना। या उल्लंघन करने पर ना उन्हें कठोर सजा दी जाती थी। अगर आप गलती से भी अगर गलती कर दिए, मान लीजिए नियम है राजा के सामने जो बोलना, और उसमें अगर आप गलती कर दिए तो राजा तुरंत उसको सजा देता था, ठीक है। ऐसी वहां पर मैंने अहमियत थी। और बाद में राजा ने झरोखा नियम लगाया। अब देखिए समझिए झरोखा नियम क्या है भाई, यानी कि पूरा देश हमें प्रणाम करता है कि नहीं करता है, इसका भी उन्होंने नियम बना दिया। और उस झरोखा नियम में क्या था समझिए, नमाज के बाद शाम में 4 बजे 6 बजे जो भी नमाज होता था, मान लीजिए शाम में 6 बजे नमाज हुआ, नमाज के बाद सब लोग झुक करके, और राजा का महल है उसके तरफ से वहीं से प्रणाम करेगा। मान लीजिए हम यहाँ हैं, ठीक है, दिल्ली में, और हमारा लोग कलकत्ता में है, कुछ लोग पटना में है, कुछ लोग उत्तर प्रदेश है, कोई कहीं है ना, मान लीजिए कहीं भी है, तो वह घूम करके राजा के महलों की तरफ, और शाम के 6 बजे नमाज के बाद वो झुक करके सलाम करेगा। अब देखिए कितनी बड़ी अहमियत है कि पूरा देश राजा रहे या ना रहे उसे प्रणाम हो रहा है वहीं से। ये बड़ी अहमियत, ये कौन था, इसका नाम था झरोखा नियम। बड़े कमाल का नियम था भाई, कि राजा रहे चाहे नहीं रहे आपको प्रणाम करना है शाम को 6 बजे में हर दिन। यानी नमाज आप कर लिए, नमाज के बाद 1 घंटे का नियम समय था, उस 1 घंटे में आपको अगर इसमें पकड़े गए तो समझिए फिर आपको सजा हो सकती है। मान ली राजा का कोई आदमी आपको देख लिया कि आपने अगर उस टाइम में काम ही करते रह गए और राजा को अभिवादन नहीं किया, झरोखा नियम का पालन नहीं किया, तो फिर राजा की तरफ से कठोर सजा आपको मिल सकती थी, ठीक है ना। इसलिए सब लोग ना प्रणाम करता था उनको शाम के 6 बजे के बाद नमाज। देखिए राजा की शादी विवाह में अधिक खर्च होते थे, और हर लोग जितने उनके मंत्री संतरी जो भी होते थे राज दरबार के लोग, सब लोग उनको उपहार भी देते थे, उपहार देना भी था। और जानते हैं उस समय याद रखिएगा, दारा सिको, दारा सिको किसका बेटा था, याद है आपको, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब दारा सिको। दारा सिको की शादी में 32 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय। अब समझिए दारा सिको जो उसका बेटा था शाहजहां का बेटा की शादी में उसने कितना खर्च किया, 32 लाख। उस जमाने में अब अनुमान कर लीजिए कि कितनी बड़ी रकम हुई होगी अभी के समय के हिसाब से। क्लियर। तो इस तरह से उस समय मुगलों का शासन में ना राजा का बड़ा महत्व था। चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा स्त्रियों की स्थिति देख लेते हैं। ऐसे तो आप पढ़े होंगे मुगलों के दरबार में बहु प्रथा था, बहु पत्नी प्रथा, यानी एक एक राजा को 10-10 12-12 15-15 पत्नियां थी। और ये तो राजा की बात कर रहे थे, मैंने सामान्य लोग भी जो मंत्री हैं, सामान्य लोग भी 2-4 पत्नियां रखती थी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहां बहुपत्नी प्रथा हो तो उस पत्नी का क्या महत्व हुआ होगा, स्त्रियों का क्या महत्व रहा होगा, ये तो आप खुद ब खुद अंदाज लगा सकते हैं। यानी स्त्रियों को कोई ज्यादा महत्व वहां पर नहीं था क्योंकि बहुपत्नी प्रथा थी इसलिए। लेकिन फिर भी ये मुगल काल के लिए बहुत अच्छा माना गया। अब कहिएगा अच्छा कैसे, क्या हुआ कि कुछ मुगल शासक जो थे भारत में जब आए थे तो भारत में राजपूतों की संख्या ज्यादा थी, ठीक है ना। खास करके राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और गुजरात में राजपूतों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। जिसके कारण क्या होता है कि ये मुगल काल के जो शासक थे, जिसमें आपने अकबर महान का नाम सुना होगा, अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए एक राजपूत कन्या जोधाबाई से शादी कर लिया। अब इसका फायदा क्या हुआ सो देखिए, जोधाबाई से शादी किया। अब जैसे आप किसी से शादी कर लेंगे तो उससे ना एक क्या होता है, वो संबंधी हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो जोधाबाई से शादी करने के बाद अकबर को राजपूतों की तरफ से आक्रमण बंद हो गया। यानी राज्य को सुरक्षित करने में ये बहुपत्नी प्रथा उसको मदद कर दिया कि कई पत्नियां होती थी, तो अपनी जो बिरादरी का था उससे तो शादी करते ही थे, और साथ साथ कई पत्नियां था तो कई राजपूतों की बेटी से शादी कर लिए, और राजपूतों की बेटी से शादी कर लिए तो सब राजपूत इसके क्या बन गए, संबंधी बन गए। संबंधी हो गए तो झगड़ा खत्म, या राज्य सुरक्षित हो गया। ये इससे फायदा हुआ इसको। देखिए राजपूतों की बेटी से शादी कर लेता जिससे उसके साथ रिश्ते संबंधी वाला हो जाता, अब फिर राज्य संरक्षित हो जाता, फिर झगड़ा वहां पर कहानी खत्म। अब लेकिन देखिए महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि बहुपत्नी प्रथा थी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं महिलाएं ना काफी योग्य थी, कई काम करती थी जिनमें आप देखिए। इसके अलावा राज्य में राजा का सहयोग स्त्री करती थी, राजा के राजकाज में मदद करती थी, जिसमें आपने नूर जहां का नाम सुना होगा, बहुत ही सुंदर स्त्री थी। जहांगीर यानी अकबर की पुतौह, जहांगीर की पत्नी नूर जहां, ये
जहांगीर के राजकीय कार्य में मदद करती थी और वित्तीय स्रोत का नियंत्रण करती थी। वित्तीय माने राजा को आमदनी कहां से मिल रहा है, इन सब कार्यों पर कहां कितना खर्च होगा, इस काम को करने में नूरजहां उनकी मदद करती थी। ठीक है, चलिए इसके अलावे आपने आगे भी पढ़ा होगा कई स्त्रियां ऐसी भी थी जो वहां की इमारत बनवाने महल बनवाने में भी आनंद लेती थी, जिनमें एक नाम था जहां आरा। जहां आरा ये चांदी चौक बनवाने में मदद किया था। दिल्ली में एक जगह है चांदी चौक, बहुत ही सुंदर जगह है। उस समय बनवाने में वो जहां आरा मतलब राजा को सलाह दिया था कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिया जाए। ठीक है ना, तो वह बनवाई थी। इसके अलावे आपने गुलबदन बेगम का नाम सुना होगा, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा, यानी स्त्रियां भी राजकाज में मदद कर रही थी। गुलबदन बेगम, जिसमें आपने देखा जहां आरा, फिर नूरजहां, और अभी हमने बताया कि शाहजहां की पत्नी कौन थी, मुमताज महल। वो भी राजा शाहजहां को ना बहुत सारे काम में मदद करती थी। देखिए पत्नी तो थी ही, बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उस सुंदर के साथ साथ क्या थी, राजकाज में क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। ठीक है ना, इसीलिए उनको ज्यादा पसंद करते थे कौन, शाहजहां। तो स्त्रियों का उस महत्व थोड़ा सा बढ़ा हुआ था उस समय। चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं बाबरनामा, यानी तुझ के बाबरी। आपने पढ़ा था बाबरनामा, पिछले भी किताबों में चैप्टर में पढ़ा होगा। बाबरनामा को किसने लिखा, बाबर खुद लिखे थे। देखिए क्या है, सुनिएगा थोड़ा सा। उनका बाबरनामा या तुझ के बाबरी भी नाम से जाना जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है, मूलतः तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबर खुद लिखे थे, और किस भाषा में लिखे थे, तुर्की भाषा में लिखे थे। और यह विश्व साहित्य की उच्च कोटि का ग्रंथ है। देखिए ऐसा नहीं कि उन्होंने खराब लिखा, विश्व साहित्य की उच्च कोटि का ग्रंथ है बाबरनामा। ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत प्रसिद्ध है। बाबर खुद अपनी आंखों से भारतीय जनजीवन को जो देखा, पशु पक्षियों को देखा, प्राकृतिक सौंदर्य, भारत जब आए तो भारत बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य, दुनिया का अगर प्रकृति दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक अद्भुत देश है। ऐसा नहीं मतलब खराब देश है। जैसे आपने पढ़ा होगा मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मूलर है ना, जो अभी लिखे थे, पिछले आपने अध्याय में पढ़ा होगा, तीसरा अध्याय, भारत से हम क्या सीखें। नहीं, उन्होंने मैक्स मूलर ने क्या कहा कि अगर दुनिया में अगर आपको प्रकृति से भरा पूरा देश देखना हो तो कहाँ चले जाइए, भारत चले जाइए, नहीं भारत चले जाइए। यानी भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को बाबर ने जो अपनी आंखों से देखा, इस सारी बातों को उसने कहाँ लिखा, चित्रण किया, सजीव चित्रण। माने सजीव चित्रण का मतलब बहुत सुंदर ढंग से सजाने का काम किया था कौन, बाबर। यहाँ के लोगों के, पशु पक्षी और प्रकृति के चीजों के बारे में लिखने में बाबर ने सजीव चित्रण किया है, माने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक के अलावे उन्होंने शत्रुओं, अपने देश की जो शत्रु थी और उसकी क्या त्रुटि थी, इसका भी वर्णन उन्होंने किया। देखिए वो आए, भारत में आने के बाद कई युद्ध लड़ा, आपने पढ़ा होगा बाबर। नहीं, जब 1526 में आए तो पहला युद्ध लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर दूसरा युद्ध लड़ा उन्होंने खानवा का युद्ध, तीसरा लड़ा उन्होंने चंदेरी का युद्ध। नहीं, तो इस तरह से उन्होंने लगातार कई युद्ध लड़े, लेकिन युद्ध में लड़ने के बाद जीत तो हुई, लेकिन देखिए अपनी किताब में ध्यान देंगे, अपनी किताब में उन्होंने शत्रु की त्रुटि के बारे में लिखा कि यहाँ के लोगों की ये कमी थी। देखिए सबसे बड़ी बात, ये अच्छी बात है कि किसी शत्रु की क्या कमी है ये बता रहे थे वो अपनी किताबों में। श्रीमती बेवरीज ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, परीक्षा में पूछता है, याद रखेंगे। बाबरनामा को अंग्रेजी में किसने लिखा है, तो श्रीमती बेवरीज, याद रखेंगे। भारत, काबुल, अफगान, समरकंद, मध्य एशिया के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन का मनोहर झांकी भी देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए ये भारत ही नहीं आए थे, ये पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था, फरगना में, बाद में ये कहाँ चले गए थे, काबुल में, काबुल के बाद कहाँ आए ये, भारत में। इसके अलावे ये समरकंद और मध्य एशिया वही फरगना, ठीक है ना, उज्बेको जिसको कहते हैं हम लोग, नहीं, इन सब पर वो इनका रहन सहन रहा था, आना जाना रहा था, जिसके कारण इस सब चीजों को बारी बारी से देखा था, सब जगहों को इन्होंने अध्ययन किया था। इसीलिए अपनी किताब में बाबरनामा में इस सब देशों के बारे में उन्होंने लिखा है। जब आप बाबरनामा पढ़ेंगे तो सब देश की राजनीतिक, प्राकृतिक सौंदर्य, हर एक वस्तु को बड़ी सजीव ढंग से लिखने का कोशिश किया था, और खुद अपने और किस भाषा में लिखा था, याद रखेंगे, तुर्की भाषा में। चलिए, तो आपने अभी तक क्या समझा कि बाबरनामा की छोटी सी कहानी। आगे चलते हैं, अगला हमारा है अकबरनामा। ऐसे तो अकबरनामा के बारे में तो हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ लिए थे, लेकिन इस पाठ में भी थोड़ी सी झलक है, तो हम उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। अकबरनामा
के लेखक कौन थे? अबुल फजल, याद रखेंगे। अकबरनामा के लेखक कौन? अबुल फजल। हमने बताया था अकबर जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपने मंत्री यानी कि जो राजकीय कवि थे और दरबारी कवि जिसको कहते हैं अबुल फजल, उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे राज्य के बारे में, हमारे जीवन के बारे में कुछ अच्छा लिखिए। नहीं, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। कब लिखना शुरू किया था? याद रखेंगे 1589 ईस्वी को। ये अबुल फजल ने कब लिखना शुरू किया था? 1589। कितने वर्षों में पूरा हुआ? ये 13 वर्षों में पूरा हुआ। 13 वर्ष में उसने लिख करके रख दिया। ये कौन? अकबरनामा। किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी भाषा में। याद रखेंगे अबुल फजल किस भाषा में उसको लिखा था? फारसी में। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा कहानी को। ये 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। पहले खंड में हमने बताया था अकबर के राजा बनने से जिंदगी की पहले की कहानी, यानी 17 वर्ष के बाद जब वो 18वें वर्ष में इन किए थे और खुद फैसला लेना शुरू किया था, तो उससे पहले उनकी माँ ही शासन करती थी, क्योंकि उनके पिता हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई थी। हुमायूं गद्दी पर बैठने मतलब अकबर गद्दी पर बैठने योग्य था नहीं और वो अचानक मर गए थे। कब? 1556 में। 1555 में उन्होंने शेरशाह सूरी को हराया और 56 में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अकबर का उम्र उस समय मात्र 14 वर्ष का था। गद्दी पर बैठे कौन? तो गद्दी पर नहीं, राजा तो कोई होना चाहिए ना, तो राजा अकबर को बना दिया। लेकिन उनकी माँ जो थी, शायद उनका नाम हमको याद नहीं है, हमीदा बानो थी। हमीदा बानो ने खुद शासन चलाती थी। उसके संरक्षक उनके सेनापति थे कौन? बैरम खां। बैरम खां ही वह सब युद्ध लड़ने के लिए जाता था। चलिए, तो जब राजा अकबर 17 वर्ष के बाद जब गद्दी पर बैठे हैं, उससे पहले की जिंदगी, उनके पूर्वजों की कहानी, ये पहले खंड में लिखा। दूसरे खंड में राजा अकबर द्वारा जितने युद्ध लड़े गए और उनका जो राज्य विस्तार हुआ, कहां तक चला गया था राज्य विस्तार? आपने पढ़ा था कहां तक? उज्बैको तक चला गया था। मध्य एशिया, काबुल इत्यादि को जीत लिया था। ईरान को जीत लिया था कौन? राजा अकबर। ठीक है ना। और हिंद कुश पर्वत तक वो चले गए थे। तो इसको, इस सब के बारे में दूसरे खंड में लिखा। और तीसरे खंड में उन्होंने, जिनका नाम है जिल्द आईनी अकबरी। जिल्द का मतलब होता है खंड, जिल्द का मतलब खंड यानी भाग, आईने अकबरी, वो कहाँ है? तीसरे खंड में है। और इसमें राजा द्वारा नियम जो भी था, कानून, वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की जो उत्पादन थी, कैसे मौसम थे, किस तरह से लोगों के बीच में संबंध था, इस सब को उन्होंने लिखने की कोशिश किया और मुगल प्रशासन का उन्होंने वर्णन किया है। क्लियर? वर्णन में उन्होंने क्या लिखा सुनिएगा थोड़ा सा, कैसे कैसे उन्होंने वर्णन किया है अपने पाठ्य पुस्तक में। देखिए, उन्होंने कहा कि सबसे प्रधान होते थे राजा। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान कौन होता था? राजा होता था। प्रशासन में सैनिक और असैनिक सभी का नियंत्रण राजा अपने हाथों से करते थे। यानी कि जो राजा होते थे ना, वह सैनिकों का भी नियंत्रण करता। और इसके अलावा असैनिक का मतलब क्या समझे? कि जो राजकाज में लड़ने नहीं जाते थे, जो मंत्री थे, दरबारी थे, दास थे, दासी थे, इस सब का भी नियंत्रण कौन? राजा खुद करते थे। लेकिन जो भी नियम लेते थे ना राजा, वो अकेले नहीं लेते थे। कोई भी राजा जो नियम लेते थे वो अकेले नहीं लेते थे। खास करके अकबर के बारे में अकबरनामा है, तो अकबर के बारे में वो लिखते हैं कि अकबर सदा ना प्रजा की भलाई का ध्यान रखता था और जब भी फैसला लेता था तब राजा प्रजा की भलाई के लिए, यानी अकबर जो थे ना, हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हमारे निर्णय से हमारे देश की प्रजा को कोई कष्ट न हो, इस बात का वो पूरा ख्याल रखते थे। ठीक है ना। और 50 रुपया लो। और उनके कोई भी काम करने के लिए वो मंत्री से परामर्श लेते थे। माने कोई भी निर्णय लेने से ना पहले वो क्या करते थे? मंत्री से परामर्श लेते थे कि भाई ये जो हम निर्णय लेने जा रहे हैं क्या सही है या नहीं है। उनके राज्य में कई मंत्री थे, जिसे देखिए वकील कहा जाता था। किसको? प्रधानमंत्री। राजा तो राजा थे ही, लेकिन उनके जो प्रधानमंत्री होते थे उस समय उनको वकील कहा जाता था। वजीर जो था वो मुख्य दीवान कहलाते थे। वजीर का मतलब हुआ कोई प्रांत का राजा। जैसे, क्योंकि राजा का, अकबर का राज्य तो बहुत बड़ा था, वो राज्य में अकेले तो शासन करते नहीं थे, तो उसको छोटे छोटे प्रांत में बांट दिया, जिसको आप जिला कह सकते हैं, जिला कह सकते हैं या राज्य कह सकते हैं। तो वहां के प्रधान वजीर, फिर मीर बख्शी जो वेतन अधिकारी होता था, जो वेतन देता था, मुख्य सदर जो धार्मिक मंत्री होते थे, सारे लोगों को बैठा करके तब वो विचार करते थे राजा कि हम जो निर्णय ले रहे हैं, हम जो नियम लगा रहे हैं, इससे हमारे देश के जनता को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। जब सब लोग इस पर निर्णय एकदम सहमत हो जाते थे कि नहीं बिल्कुल सही नियम है,
तब वो राजा लागू करते थे। अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर उसका विरोध कर देता कि नहीं आप जो नियम लगा रहे हैं हो सकता है अगले को दिक्कत होगा इससे, तो फिर वहां से राजा ना उस बात पर विचार करने के लिए फिर उस पर मैं मंत्री बैठाती थी कि भाई इसको पहले विचार कीजिए तब इस पर नियम लगा जाएगा। ठीक है। तो हम बता रहे थे कि केंद्रीय शासन का प्रधान राजा होते थे, सैनिक और असैनिक हर चीजों का निर्णय लेने का अधिकार राजा के पास होता था। लेकिन उनके अलावे वकील होते थे। उनके अलावे क्या होते थे? वकील। वकील किसको कहा जाता? तो प्रधानमंत्री, यानी राजा के बाद जो राजा के सिपा सलाहकार होते थे उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। राज्य के सभी महत्वपूर्ण विषय पर राजा सलाह लेता था, मानी प्रधानमंत्री थे, राजा के बाद उसी का अधिकार होता था और कोई भी महत्वपूर्ण काम होता था राजा उसे सलाह लेते थे। ऐसे बैरम खां उनका सबसे प्रधानमंत्री था। लेकिन बैरम खां की जब मृत्यु हुई उसके बाद अकबर ने इस पद को महत्व थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, चाहे जो भी कारण हुआ उसके बाद उसकी पद थोड़ा सा शक्ति कमजोर हो गई थी। इसके बाद मुख्य दीवान या राज्य के आय और व्यय का ब्यौरा रखता था, माने कितना आमदनी हुआ कितना खर्च हुआ ये निर्णय लेने का अधिकार किसको था? तब मुख्य दीवान को। मीर बख्शी होते थे, ये सैनिक और असैनिक वेतन का बंटवारा करता था। इसी तरह से मुख्य सदर होते थे, ये धार्मिक मंत्री होते थे, कहाँ मंदिर बनेगी कहाँ मस्जिद बनेगी किस तरह का मतलब पर खर्च होगा, ये सारी बातें लेने के लिए ये होते थे। तो इस तरह से हमने देखा अकबरनामा में अबुल फजल ने ये सब लिखा था। किसके बारे में? अकबर के बारे में। अब चलते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ हमारा है आज के वीडियो का अबुल फजल की जीवनी। आपने अभी पढ़ा था ना अबुल फजल के बारे में कि अबुल फजल अकबरनामा लिखा और उन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। अबुल फजल किसके लिए प्रसिद्ध है? अकबरनामा के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ईरान में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। और ईरान में होने के कारण ये कई भाषा के जानकार थे। जन्म हुआ था इनका ईरान में, लेकिन ये कहाँ आ गए थे? आगरा। आगरा में आए और आगरा में ही इनका पालन पोषण हुआ। तो रहते थे आगरा लेकिन जन्म कहाँ था? ईरान। ये कई भाषा के जानकार थे, तुर्की, अरबी, ईरानी, यूनानी, कई भाषा के ये जानकार थे। ठीक है, तो इसीलिए और साथ ही साथ देखिए ये जो अबुल फजल था ना ये बड़ी ही क्या कहते हैं उसको, ईमानदार कहिए, ईमानदार और हर चीज का निर्णय लेने की शक्ति, एकदम स्वतंत्र लेखक, किसी से कभी डरते नहीं थे ये। माने कोई चीज कि अगर निर्णय लेना हो बातें करनी हो तो जस्ट क्या कहता है मुंह पर नहीं कहते हैं, जवाब तराक से देता था मुंह पर, ऐसा विचार का आदमी था। यानी इनको ये डर नहीं था कि ये राजा हैं और हम इनके सामने अगर हम सच बोल देंगे तो हमें कुछ गलत मतलब हमें सजा मिलेगी, इसका ऐसे कोई डर नहीं होता था। यानी कहने का अर्थ है कि सच को सच ये बोलते थे, झूठ है तो झूठ बोलते थे। माने ऐसे विचार के लोग थे। कौन? अबुल फजल। इसके इसी विद्वता के कारण, इसी विचार के कारण राजा अकबर ने इसे मंत्री पद पर रखे हुए था। ठीक है ना, और इनको लिखने के लिए भी कहा था इनको, समझ रहे ना। यानी कहने का बहुत ही अच्छे सलाहकार के रूप में ये अकबर के समय थे। लेकिन देखिए सब लोगों को ना अच्छी बातें नहीं भाती है। आप मतलब किसी को अच्छा दीजिएगा तो हो सकता है कि अच्छा आप सही बोल रहे हैं लेकिन उस वही सही उसको गलत लग रहा होगा। यही कहानी हुआ इसके साथ भी जीवन में। जब तक राजा अकबर रहा तब तक ये ठीक रहा अबुल फजल, लेकिन जैसे अबुल फजल राजा अकबर की मृत्यु हुई उसके बाद उसका बेटा जहांगीर बना। और जहांगीर जैसे बना तो जहांगीर को ना अबुल फजल की बातें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि सही बताता था और सही जो बताता था तो अबुल फजल ये जहांगीर को अच्छा नहीं लगता ऐसा इसका बात। इसीलिए क्या किया देखिए, एक षड्यंत्र चलाया। और षड्यंत्र क्योंकि ये तो मंत्री पद पर ना था तो किसी मंत्री को डायरेक्ट मारना हटाना ये अच्छा नहीं होता है। तो इसने क्या किया, एक षड्यंत्र चलाया जहांगीर। और षड्यंत्र चला करके और उसके एक आदमी थे जिनका नाम था, याद रखेंगे, ये वीर सिंह। वीर सिंह की सहायता से उसके द्वारा उसको बुंदेला में मरवा दिया। देखिए उसकी हत्या करवा दिया। कौन? जहांगीर। किसके कारण? सच बोलने के कारण, केवल वो सच बोलता था इसीलिए। ठीक है ना। तो ये थी उनकी जीवनी। किसकी जीवनी? अबुल फजल की जीवनी। सच्चे और अच्छे लोग थे, कोई चीज को झट से बोल देते थे और ईमानदारी का एकदम पकिया भरा हुआ था इनमें। इसीलिए राजा अकबर ऐसे लोगों को अपने दरबार में रखे हुए थे। ठीक, तो आज का वीडियो आपको इतना समझ में आया होगा। कल हम लोग फिर देखेंगे उनके अकबरनामा के बाद जो दीन इलाही राजा अकबर ने चलाया था वो क्या नियम है, इन सब के बारे में विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।